हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टॉपिक था, टॉपिक अभी रहता है। एंड उसमें आज मैं बेसिकली उस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो कल हमने बिल्कुल एंड में बोला था, दैट इज एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 2n स्क्वायर होते हैं, हमें पता है। फाइन। तो बेसिकली शेल has maximum electrons as 2n square। क्लियर? बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। फर्स्ट शेल में ये 2 आते हैं, सेकेंड के अंदर ये 8 आते हैं, थर्ड के अंदर ये 18 आते हैं। क्लियर? तो सबको पता है कि इतने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये शायद आपने क्लास 9th में ही भी पढ़ लिया था कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 आते हैं, सेकंड के अंदर 8 आते हैं, थर्ड के अंदर 18 आते हैं। तो इतने ही क्यों आते हैं, हम इस चीज के ऊपर आज बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्लियर? तो टॉपिक हमारा क्वांटम नंबर्स ही चल रहा है। कोई भी दिक्कत? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली इस चीज को हम कल वाले 4 क्वांटम नंबर याद है ना? फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज azimuthal क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो बेसिकली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। अब हम इन 4 क्वांटम नंबर्स को यूज करते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, हर चीज के ऊपर ध्यान देंगे, बहुत माइन्यूट लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? सबसे पहली चीज देखो, फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल का एन क्या है? 1। बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। फर्स्ट शेल का एन क्या है? 1 है। अगर n 1 है तो l क्या आनी चाहिए? तो सॉल्व करो। l इज 0 से n माइनस 1, 0 से 1 माइनस 1, 0 से 0 यानी कि 0, यानी कि l क्या आया? 0। अच्छा, पहले तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा समझेंगे। हालांकि मैंने कल भी बोला था, l0 का मतलब क्या है? l0 का मतलब है इसका एक वैल्यू है, उस वैल्यू का मतलब बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? एक। एंड उस वैल्यू का अगर हम बात करें कितनी है, वो है 0। फाइन। यानी कि ये का मतलब कह सकता हूं स्टेट नंबर 0 है। हमने जो नंबरिंग करी हुई है स्टेट्स की, जो कल हम एड्रेस की बात कर रहे थे, उसमें 0 भी इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो 0 भी हो सकता है कि भाई किसी न किसी स्टेट का नंबर हो। क्लियर? तो l की वैल्यू आ गई 0। फाइन। एंड 0 का मतलब होता है हमारे पास ये आ गया s। क्लियर? तो ये आ गया s सब शेल। अब हम बात करते हैं m की। m जिसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स, m जिसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स, दैट इज माइनस l2 प्लस l। m का मतलब क्या है? माइनस l2 प्लस l। तो यहां पे हमारे पास ये क्या आ गया? 0 के लिए माइनस 0 से प्लस 0, तो ये आ गया 0। m की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब m की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि एक वैल्यू है, उस वैल्यू का मतलब वैल्यू क्या है? वो वैल्यू 0 है, पर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? एक है। एंड 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल। 0 का मतलब क्या होता है? s ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? एंड कितने ऑर्बिटल आए? सिर्फ एक। यानी कि यहां पे एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 1 के अंदर सिर्फ s तो होता है, पर 1 का p नहीं होता, 1 का तो d भी नहीं होता, एंड 1 का तो f भी नहीं होता। ये बात समझने वाली है। एक क्वेश्चन यही बन सकता है, कौन से सबशेल होते हैं, कौन से सबशेल नहीं होते हैं। 1 के अंदर सिर्फ s का सबशेल तो होता है, पर p, d और f के सबशेल नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत? अब आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। कितने ऑर्बिटल्स हैं? कितने ऑर्बिटल्स हैं? ठीक है ना? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं?
फर्स्ट शेल। देखो एक के अंदर ये 0 नंबर यानी कि सिर्फ एक ही सब शेल है जिसका नाम है s, एंड s सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम है s ऑर्बिटल, एंड उसका वैल्यू होता है 0। एक ही ऑर्बिटल है यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, एक। एंड आपको इतना तो पता है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। यहां से ये बात तो प्रूव हो गई कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एंड अगर कोई पूछे कि वो फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन कहां हैं, वो फर्स्ट के s सबशेल के s ऑर्बिटल में पड़े। फर्स्ट के s सबशेल के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सा क्लॉकवाइज है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये तो एनालॉगी फिक्स है ही नहीं है। क्लियर, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट के अंदर, 2। फर्स्ट के s सबशेल के s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ट्राई इट फॉर सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के लिए ट्राई करते हैं, लेट्स हैव इट। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड शेल के लिए। सेकेंड शेल के लिए n क्या आ गया, 2। फाइन, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप सब लोग हेल्प करना मेरी। n क्या आ गया, 2। l क्या आ गया, 0 से n-1। निकालिए आप अपनी अपनी नोटबुक पे जल्दी से। 0 से 2-1, 0 से 1, एंड 0 से 1 मतलब 0,1। फाइन, तो l की कितनी वैल्यूज आई, 2। एंड उन वैल्यूज का नाम क्या है, एक है 0, एक है 1। फाइन, तो l यानी कि s सबशेल एंड p सबशेल। यानी कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, बताइए इनमें से क्या एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, 2 का d और 2 का तो f होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर शेल का हर ऑर्बिटल है या हर शेल का हर सबशेल है। क्लियर, फर्स्ट का सिर्फ s था, सेकंड का सिर्फ s और p है। यही क्वेश्चन आ जाता है, किस्मत अच्छी हो तो यही आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखो कौन सा नहीं बनता। क्लियर, 1s 2s 3s और सपोज 2f। अब आपको पता है 2f तो होता ही नहीं है। क्लियर, तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कई बार अगर किस्मत पूरी अच्छी हो तो। फाइन, सो 2 सबशेल आए सेकंड शेल के अंदर, क्या प्रूव करना है, सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 कैसे हैं, ये बात प्रूव करनी है, बहुत आसानी से हो जाएगी। देखो अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, l इज इक्वल टू 0 वाला केस इधर लिख लेता हूं, l इज इक्वल टू 1 वाला केस यहां लिख लेता हूं। क्लियर, अब l इज इक्वल टू 0 है, m क्या है, माइनस l से प्लस l, माइनस 0 से प्लस 0 दैट इज 0। एंड यहां m माइनस 1 से प्लस 1, तो माइनस 1 0 प्लस 1। क्या आप यहां बता सकते हैं मेरे को कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। एक ऑर्बिटल तो यहां आया s, एंड 3 यहां आए px pz py, ये 3 ऑर्बिटल यहां आए हमारे पास। किसी का नाम और नंबर फिक्स नहीं है, याद रखना, दोबारा गलती मत कर देना। ये px -1 ही होता है, ये बात, ये गलती मत कर देना। py भी -1 हो सकता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया बस कि 3 है पर। क्लियर, तो सेकंड शेल के अंदर क्या होता है भैया, सेकंड शेल के अंदर 2 सबशेल होते हैं, एक होता है s सबशेल, एक होता है p सबशेल। s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल हुए, 4। अच्छा, कई बार किसी के दिमाग में ऐसा होता है, सर 0 वाला तो यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 घर हैं। अरे तो हाउस नंबर 315 बरनाला का या हाउस नंबर 315 संगरूर का फर्क नहीं है क्या, पूरा पूरा फर्क है, इजंट इट। तो ये 0 अलग है, ये 0 अलग है, ये s का 0 है, यानी कि l 0 के लिए s 0 है, ये l1 के लिए m 0 है, समझे। तो मित्रों कितना आ गया, ये 1 ये 3, कितने ऑर्बिटल आए, 4, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8।
यही तो प्रूव करना था। सेकेंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एंड सेकेंड शेल के अंदर एक और क्वेश्चन जो है, सेकेंड का S होता है, सेकेंड का P होता है, पर सेकेंड का D और F नहीं होता है। क्लियर? अब यही सारी चीज हम किसके लिए करके देखते हैं? थर्ड शेल के लिए। फाइन, कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 18। सो वहां से हम ये हेंस प्रूव्ड कर देंगे क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 2n स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, वो कहां से आया? यहीं से बना हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो बात करते हैं थर्ड शेल की, शेल नंबर 3, n इज इक्वल टू 3। अब बड़ा सिंपल सा मुद्दा है भाई, n इज इक्वल टू 3 के लिए। अब थोड़ा जल्दी से करेंगे। l क्या आ जाएगा? 0 से n माइनस 1, 0 से 2, 0, 1 और 2। इसका मतलब 3 का s, 3 का p, 3 का d एंड 3 का f। देखो 0 मतलब s है, p है, d है, पर f नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? 3 पार्टीशन बना लेंगे। L इजिकल टू 0 का, L इजिकल टू 1 का, L इजिकल टू 2 का। इसका मतलब क्या है? S सबशेल। इसका मतलब क्या है? P सबशेल। एंड इसका मतलब क्या है? D सबशेल। क्लियर? कोई दिक्कत? तो L इजिकल टू 0 बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, M क्या आ जाएगा? -0 से +0 दैट इज 0। S ऑर्बिटल आ गया है। एंड गिनती में कितने हैं? 1। गिनती, काउंट। फाइन, यहां m -1 से +1, -1, 0, +1। तो ये क्या आ गए हैं? p ऑर्बिटल्स। वही ना, pxy, pi और pz। यहां काउंट कितना आ गया है? 3। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3 आ गए ना। यहां पे m -2 से लेके +2 तक, अल्टीमेटली -2, -1, 0, +1, +2। क्लियर? एंड ये पांचों क्या हैं? d ऑर्बिटल्स। क्लियर है ना? उस दिन कर रहे थे d ऑर्बिटल्स। फाइन, dxy, dyz, dzx, d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड d z स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड यहां काउंट कितना आ गया? 5। सो 1, 3, 5 अल्टीमेटली यहां काउंट कितना हो गया? 9, isn't it? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए हैं? 9। एंड इलेक्ट्रॉन तो खुद निकाल लोगे ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एक तीखा एक नरम, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस शेल के अंदर? 18। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब आप ऐसा करना, फोर्थ के लिए खुद निकालना एंड फिर मेरे को बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ कितने आने चाहिए। कोई दिमाग लगा के 2n स्क्वायर से सीधा आंसर मत लिखना, सॉल्व करके देखना। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको रेंडमली ये फिगर्स लिख के देता हूं और आपको चेक करना है कि कौन कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करता है एंड कौन कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं क्वांटम्स के अंदर, तो वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स हैव इट। फिर हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ रूल्स जो इसमें आते हैं नेक्स्ट, पर उससे पहले थोड़े थोड़े छोटे लेवल के क्वेश्चंस। पहले छोटे लेवल क्वेश्चन बहुत फेमस हैं, पर एक्चुअली में है एक एक सेकंड में करने वाले। क्लियर? लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखते जाइए साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग subshells exist or not?
तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, यहाँ पे हम 10 पूरे कर लेते हैं। फाइन, तो हमारे पास 10 बेसिकली सबशेल्स या ऑर्बिटल्स लगा लो, हमें ये बताना है कि ये सबशेल्स या ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, देखो यहां से हम सॉल्व कर लेते थे n कितना है 2, अगर n 2 है तो l आपको पता है कितना आने वाला है 0 और 1, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो। अगर n 2 है तो l कितना आने वाला है 0 और 1, 0 मतलब s, 1 मतलब p, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये है नंबर 3, n इज इक्वल टू 3, 3 के लिए l आने वाला है 0, 1 और 2, यानी कि s है, p है एंड d है, isn't it? s है, p है एंड d, यानी कि ये भी कर गया एग्जिस्ट। सिमिलरली यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो l क्या आ गया 0 और 1, 0 मतलब s, 1 मतलब p, तो ये नहीं आया। फाइन, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 से n इज इक्वल टू 3 है, L कितना आ गया 0, 1 और 2, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास D क्या आ गया है, आ गया है, क्लियर? तो 4F जब हम सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली n इज इक्वल टू 4, तो L आ जाएगा 0, 1, 2, 3, फाइन। सो S आ गया, P आ गया, D आ गया, F आ गया। अच्छा एक और बात बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा फंडा है, फोर्थ के बाद तो सबके पास सब कुछ है, ठीक है ना। देखो एक और बड़ी छोटी सी ट्रिक है, फर्स्ट के पास सिर्फ एक ही है एस, सेकेंड के पास 2 है एस और पी, थर्ड के पास 3 है एस पी डी, फोर्थ के पास 4 है एस पी डी एफ, एंड फिफ्थ के पास, उसके बाद सबके पास सब कुछ है। फाइन, तो फर्स्ट के पास डी है, नहीं है, थर्ड के पास एफ है, नहीं है, वन के पास एस है, यस है। फाइन, 5 के बाद डी है, 5 के बाद तो सब कुछ होता है, एंड 2 के बाद डी है, नहीं है। इतना कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है शरीर को भाई, जब ये आंसर मैंने बोला था 1 सेकेंड में ही आ जाएंगे। क्वांटम इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान बनते हैं, एंड बिल्कुल ही +4 वाला टॉपिक है, इसमें -1 अगर हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इसमें -1 नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत जबरदस्त और बहुत आसान टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, ये टाइम सेविंग का आंसर है, बेसिकली 1 सेकेंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगता ही नहीं है। फाइन, हार्डली जब आप 10 सेकेंड में ये आंसर करके निकल जाते हो तो आप दूसरे क्वेश्चन के लिए तकरीबन तकरीबन अपने 1.5-2 मिनट बचा लेते हो इस क्वेश्चन पे। फाइन, सो +4 का ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। एक और क्वेश्चन लिखूंगा मैं, हर एक में देखो क्वेश्चन में छोटी छोटी सी वैरायटी है, उसको ढूंढने की कोशिश करना, क्लियर? तो लेट्स हैव दैट पर्टिकुलर वैरायटी, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, आप खुद देखिए किस तरीके का क्वेश्चन इसमें और आ सकता है। देखो वी हैव अनदर क्वेश्चन, मतलब अलग वैरायटी है पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मेरे ख्याल से मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं है, इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, which of the following subshell has n plus l value is 6? किसका n plus l value 6 है? क्या इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन भी बन जाता है इसमें? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, n कितना है 5 एंड l कितना है, s का l वैल्यू देखो कितना होता है, याद करो 0, तो ये कितना बन गया 5, यानी कि ये तो आंसर नहीं है। ऐसे ही ये n वैल्यू कितना आ गया 4 एंड l वैल्यू कितना आ गया, f का l वैल्यू याद करो 0, 1, 2, 3, फाइन, तो बेसिकली क्या आ गया 3, ये कितना आ गया 7, ये भी आंसर नहीं है। करके देखना पड़ेगा, हर एक का करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल हर एक का करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 एंड d के लिए l वैल्यू क्या होती है 2, ये भी आ गया 5, वैसे तो आंसर आ गया, जब 3 कट गए तो फोर्थ भी कट, वो तो आंसर है क्या, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, दैट कम्स आउट टू बी 6, दिस इज आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, इससे ज्यादा आसान टॉपिक नहीं बन सकता भाई, बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट, सो बेसिकली हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो क्वांटम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज अफबाउ, वो तो हम कल करेंगे क्योंकि काफी लंबा है। अफबाउ से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलती है, यानी कि वो जो आपके मन में एक डाउट होता है क्लास 9th में कि
पोटाशियम, जब थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो पोटाशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 2881 क्यों कर दिया, 289 क्यों नहीं किया? ठीक है ना। तो ये जो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिमाग में होता है, तो उस चीज को सॉल्व करेंगे हम कल अफबाऊ से। पर उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल है, दैट इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। लेट्स हैव इट। So first principle is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle बड़ा सिंपल सा फंडा है। स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। अच्छा, प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट होती है ना, वो एज इट इज याद करने वाली होती है, बिकॉज एक स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा बातें कह चुके होते हैं वो। ध्यान से देखेंगे, नो two electrons can have same set of all the four quantum number values। दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज कभी सेम नहीं आ सकती। इसमें बोलने वाला क्या था यार, ये तो पता ही है, पर ठीक है, फिर भी इन भाई साहब ने बोला है, हमें मानना है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है। आप सोच के देखो, दो लोगों का बिल्कुल एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अरे भाई, मेरा और मेरी बीवी का नहीं है, मतलब बेसिकली वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पंगा है ना भाई। मतलब दो लोगों का यार, या तो एन या एल या एम या एस। मान लो एन सेम है, मान लो एन सेम है, ये कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि एक आएगा प्लस हाफ, दूसरा आएगा माइनस हाफ। बड़ी सिंपल सी बात है, कर लेते हैं। मान लो कि दो लोग जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सेम ही कंट्री के, सेम ही स्टेट के, सेम ही सिटी के एक घर में रहते हैं भैया, पर नेचर तो अलग अलग हुआ ना, एक क्लॉकवाइज हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कोई ऐसे दो लोगों को जिनका दोनों का क्लॉकवाइज है, पर फिर उनका घर ही अलग होगा, क्योंकि दो क्लॉकवाइज वाले लोग तो एक घर में रह ही नहीं सकते, तो उनका तो घर ही अलग होगा, या तो सिटी अलग होगा, या स्टेट अलग होगा, या कंट्री ही अलग होगा, या तो एन ही अलग आ जाएगा। सपोज कंट्री सेम है तो स्टेट अलग आ जाएगा, सपोज स्टेट भी सेम है तो सिटी अलग आ जाएगा, अरे सपोज सिटी भी सेम है, वही घर है, पर नेचर तो अलग अलग आएगा। एक क्लॉकवाइज आएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स की कभी चारों वैल्यूज सेम नहीं आ सकती। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो तीन फॉर्मूलाज हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर या फॉर्मूलाज टू रिमेंबर है, ठीक है ना। ये तीनों एज इट इज याद करना है, तीनों के ऊपर बात करते हैं, तीनों का क्वेश्चन कर लेते हैं, यही खड़े खड़े क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट निकाल के बताइए। हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, मैंने सीधा फॉर्मूले लिख दिए सारे, ठीक है ना। फाइन, अरे डिराइव कर चुके हैं, याद है कौन सा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट mvr is equal to nh upon 2 pi। अरे वही तो लिखा है यार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट mvr is equal to nh upon 2। अरे वही लिखा है, nh upon 2 pi। n का वैल्यू पुट करेंगे क्या? n तो ऑर्बिट है ना, n तो बेसिकली क्या है? ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? h is Planck's constant, 2 तो 2 होता है, पाई तो पाई होता है, बच्चा बच्चा जानता है पाई को तो, isn't it? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऑर्बिट की बजाय ऑर्बिटल का पूछा, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, तो एल वैल्यू पुट करेंगे, तो वो एल वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सपोज एस का पूछ लेते हैं, तो एस ऑर्बिटल का एल क्या होता है? 0। चलो छोड़ो, ये तो 0 आ गया, 0 इंटू 0 प्लस, छोड़ो ना यार, 0 आ गया ये तो। क्लियर? अब मान लीजिए कि पी के लिए पूछते, मान लीजिए पी के लिए पूछते, तो पी का एल वैल्यू क्या होता है? 1, या 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज √2, तो √2 h/2 पाई आ गया। क्लियर? पी के लिए ये वैल्यू कितना आ गया?
√2h/2 एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? ये ऑर्बिट का था फॉर्मूला, ये ऑर्बिटल का है। एंड देन इक्वेशन आता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने पहले लिख दिया वैसे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये है फॉर्मूला n into n+2, this is unit Bohr magnetone, this is the unit that is Bohr's magnetone, ठीक है ना। एंड n एक्चुअली में शेल नहीं है यहाँ पे, देखो याद रखो n शेल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पिन की बात हो रही है, इसमें शेल का क्या लफड़ा है? स्पिन की बात हो रही है, तो ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत अफवाह प्रिंसिपल के बाद। क्लियर? तो बड़े सिंपल से फंडे के क्वेश्चन आते हैं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। हार्डली 5 से 10 सेकंड लगते हैं इसके क्वेश्चन निकालने में। फाइन, तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग मी अप। टिल देन पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, लगे रहिए।